मैं समय हूं। समय से याद आया, अगर तुम जनरेशन जी से पहले के पैदाइश हो तो चांस है कि तुम्हारा पहला फोन नोकिया हैंड से होता होगा। अपने पीक टाइम में नोकिया ब्रांड इस तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ था कि नोकिया मतलब मोबाइल फोन। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नोकिया वहां से यहाँ पहुंची? आइए बाल की खाल उखाड़ते हैं, क्योंकि शुरू तो गुरुजी करेंगे। पर फर्स्ट, वेलकम टू दी फर्स्ट एवर वीडियो इन माई फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल। हाय, मेरा नाम है डीजे और आप देख रहे हैं गेट जिला। यह है यूरोप। इस मैप में तुम उत्तर को जाओ तो तुम्हें मिलेगा हमारे लिबरेटर का देश। यह है यूरोप। इस मैप में तुम उत्तर को जाओ तो तुम्हें नॉर्डिक देश मिलेंगे, जिनमें से एक है फिनलैंड। और इसी फिनलैंड के हेलसिंकी मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक जगह है एस्पू, जहाँ नोकिया का हेडक्वार्टर है। लेकिन रुको जरा, सबर करो। कंपनी का हेडक्वार्टर तो यहाँ है, लेकिन कंपनी की शुरुआत यहाँ नहीं हुई। इसी फिनलैंड के पिरकनमा में टम्परे इलाका भी है, जहाँ पे नोकिया का जन्म हुआ। नोकिया वजूद में कैसे आई, इसे समझने के लिए हमें उस समय वापस जाना होगा जब फिनलैंड ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड, जो कि रूसी साम्राज्य का एक राज था। रूसी साम्राज्य जो कि सोवियत यूनियन का प्रीडिसेसर था। सोवियत यूनियन जो कि खुद अपने आप में प्रीडिसेसर है। क्या लगता है एक आम फिनिश आदमी इस बारे में क्या सोचता है? Perkele, siihen koske, saatana vie. Saatana. और इसी ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड के तिरुवंत में 28 अक्टूबर 1938 को लूथ फ्रेडरिक एडिस्टम पैदा हुआ, जो आगे जाके नोकिया का संस्थापक बना। तो कौन है ये फ्रेडरिक एडिस्टम? फ्रेडरिक एडिस्टम ये वो आदमी था जो जर्मनी से वुड पल्पिंग की तकनीक को फिनलैंड लेकर आया। इसी तकनीक को यूज कर उसने फिनलैंड की पहली कमर्शियल रूप से सक्सेसफुल ग्राउंड वुड पल्प मिल खड़ी की, जिसके बाद उसने केमिकल पल्प और पेपर मिलों का निर्माण किया। उसके बनाए गए यही औद्योगिक कारखाने धीरे धीरे आज के नोकिया समूह में विकसित हुए। लेकिन ये कहानी ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। शुरू के समय में फ्रेडरिक एडिस्टम के पास मैनिंग की ट्रेनिंग थी और इसमें उसे मास्टर की डिग्री भी हासिल थी। और क्योंकि उसके पिता एक सिविल सर्वेंट थे, बोले तो सरकारी जॉब, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ऑब्वियस सी बात है, अब पापा की जब सरकारी जॉब हो तो बेटा के पीछे हटे और शायद पापा की जान पहचान का कुछ फायदा भी मिल जाए। इसीलिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड के खनन बोर्ड के एक सिविल सेवक के रूप में अपना करियर बनाने की योजना बनाई। लेकिन अचानक इसी बीच फ्रेडरिक एडिस्टम की कागज निर्माण उद्योग में दिलचस्पी बढ़ी और उसने एक वुड पल्प पेपर मिल खोलने का मन बना लिया। 12 मई 1865 वो दिन था जब सीनेट ने एडिस्टम को एक ऑपरेटिंग परमिट दे दिया और यह दिन आज नोकिया समूह द्वारा अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1866 की शुरुआत होते होते तम्परे में कमरकोस्की के निचले हिस्से के पास एक मिल भी बन जाती है और लगे हाथ उत्पादन भी शुरू हो जाता है। एक नए एंटरप्राइज को खोलना कोई मजाक का काम नहीं है, जैसा कि इलोन मस्क ने कहा है। Trying to build a company and have it succeed is like eating glass and staring into the abyss. प्रॉफिट कमाने का एडिस्टम के पास एक ही तरीका था और वो था अपने माल को जोर शोर से बाजार में लाया जाए। लेकिन एडिस्टम के पास सबसे पहली अड़चन आगे खड़ी होगी और वो अड़चन यह थी कि लकड़ी का गूदा, जो कि चीड़ के गूदे से सस्ता होता था, बावजूद इसके बाजार में उसकी उतनी मांग नहीं थी, क्योंकि कागज निर्माता और उपभोक्ता दोनों से घटिया मानते थे। इसे निपटने के लिए एडिस्टम ने तम्परे के फ्रैंकल पेपर मिल से एक खास तरह के कागज का आदेश दिया, जिसके रेशों में चीड़ और एडिस्टम द्वारा प्रयोग किए गए गूदे के बराबर हिस्से होते थे। दिसंबर 1866 में तम्परेन सानोमर फिनलैंड में लकड़ी वाले कागज पर छपने वाला पहला अखबार बना, हेल्सिंगफोर्स डॉगब्लॉट। अगला, इसने फ्रेडरिक एडिस्टम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन गेम चेंजिंग मोमेंट तब आया जब एडिस्टम ने 1867 की पेरिस प्रदर्शनी में अपने ग्राउंड का प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता। 1868 में एडिस्टम ने एक और मिल बनाया, लेकिन यह मिल इस बार तम्परे में नहीं थी, बल्कि उसके पश्चिम में 15 किलोमीटर दूर नोकिया नवीटा नदी के किनारे थी। तम्परे की तुलना में इस नदी के पास बेहतर जल विद्युत संसाधन थे, जो कि मिलों के लिए जरूरी था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि जिस कस्बे के पास यह मिल था, उसी का नाम इस नदी के नाम पे था और वो नाम था नोकिया। 3 साल बाद 1871 में एडिस्टम ने कंपनी का नाम बदलकर नोकिया कॉर्पोरेशन कर दिया और उसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। एडिस्टम ने अपने करीबी दोस्त लियो मेस्लिन की मदद से शेयर बेचने शुरू कर दिए। तो कौन है ये लियो मेस्लिन? लियोपोल्ड हेनरिक कैनेलियास मेस्लिन, और इन शॉर्ट लियो मेस्लिन, जिसका जन्म 24 नवंबर 1839 को हमीना फिनलैंड में हुआ, कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक राजनेता, प्रोफेसर और एक सीनेटर था। एक नेता के रूप में उसने कई बोल्ड स्टेप लिए। वो ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता था। 1905-1908 के दौरान जब मिस्लिन की सरकार बनी तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म लाए, जिसे फिनलैंड के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, फिनलैंड के सभी लोगों को चुने जाने का अधिकार, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली। एज ए रिजल्ट रियो मिशेलिन की सरकार के दौरान फिनलैंड कुछ मामलों में दुनिया का पहला उदार लोकतंत्र बन गया। लेकिन लियो मिशेलिन सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि व्यवसाय में भी रुचि रखता था। एक मल्टी टैलेंट पर्सन होने की वजह से उसे समाज के कई क्षेत्रों में बहुत सारी स्किल प्राप्त थी और यही स्किल उसकी व्यावसायिक सफलता के कारण बने। ऐसी एक सफलता थी नोकिया कॉर्पोरेशन की स्थापना, जो कि उसने अपने कॉलेज के समय के रूममेट और दोस्त फ्रेडरिक आइडलस्टम के साथ मिलकर की। इवन सो आइडलस्टम ने रियो मिशेलिन के नोकिया में शेयर बढ़ाने में काफी मदद की। आइडलस्टम के पास अभी भी नोकिया कॉर्पोरेशन के आधे से अधिक शेयर थे और एज ए रिजल्ट कंपनी में इन्फ्लुएंस हुई। ए पॉइंट शुड बी नोटेड। जैसे जैसे बिजनेस जोर शोर से चलने लगा और कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी, ठीक एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की तरह आइडलस्टम, जो कि खनन बोर्ड में मिंट के मास्टर के रूप में काम करता था, ने काम छोड़ दिया और पूरी तरह नोकिया लिमिटेड के प्रबंधन में लग गया। आइडलस्टम एक सतर्क आदमी था और वो रोस्ट के सिनेरियो को ध्यान में रखकर कंपनी के भविष्य की वित्तीय योजना बनाता था। एज ए रिजल्ट यही वो वजह थी कि जहां फिनलैंड की कई श्रेष्ठ कंपनियां बुरे समय की माल झेल नहीं पाई, लेकिन नोकिया सफल रही। 1880 के दशक की शुरुआत तक नोकिया के पास 3 पेपर मिलें हो चुकी थी। 1885 में नोकिया ने फिनलैंड की पहली सल्फाइड पल्प मिल का निर्माण किया और 1880 के दशक के अंत तक आते आते नोकिया कोई छोटी कंपनी नहीं रही। नोकिया ग्राउंड वुड और केमिकल वुड पल्प से कागज बनाने वाली टॉप नॉच कंपनियों से एक थी। आइडलस्टम कागज बनाने के उद्योग को डोमिनेट करना चाहता था और इसके लिए उसने कागज उद्योग के दिग्गजों के साथ मिलकर कई संगठनों की स्थापना की, जिसकी कमान आइडलस्टम के पास थी। और ये संगठन थे कार्डबोर्ड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1874 में हुई, पल्प एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1875 में हुई और फाइनली पेपर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1892 में हुई। 1903 तक आइडलस्टम पेपर एसोसिएशन के जनरल मैनेजर और चीफ थे। रूसी बाजार फिन्स के लिए व्यापार के रूप में बहुत मायने रखता था। इस बाजार को अपने बीच में बांटना और म्यूचुअल कंपटीशन को खत्म करना, ये इन संगठनों का मकसद था। बोले तो एक संगठन एक तरह से कार्टेल थे। 1896 में आइडलस्टम ने आखिरकार नोकिया के मैनेजमेंट से रिटायरमेंट ले ही लिया, जिसके बाद उसके दामाद गुस्ताव फोगलहोम ने जनरल मैनेजर का पद लिया और लियो मिशेलिन ने चेयरमैन ऑफ बोर्ड का पद संभाला। अब जब आइडलस्टम खेल से बाहर हो चुका था, स्टैम्प टू मिशेलिन टू साइन। असल में मिशेलिन नोकिया को बिजली बनाने के कारोबार में विस्तारित करना चाहता था, पर जैसा कि हमें पहले ही पता है कि ए आइडलस्टम जोखिम लेने से बचना चाहता था, बी फाइनल डिसीजन आइडलस्टम को ही लेना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि विस्तार रुक गया। लेकिन आइडलस्टम के जाने के बाद मिशेलिन अपनी योजना को अधिकतर शेयरधारकों को समझाने में सफल रहा और 1898 में जब मिशेलिन कंपनी का अध्यक्ष बना तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एंड इसका इस दिल में आखिरकार 1902 में नोकिया ने अपने व्यवसाय गतिविधियों में बिजली उत्पादन को जोड़ ही दिया। 1914 में अपनी मौत तक मिशेलिन नोकिया के अध्यक्ष रहे, जिसके बाद मिशेलिन के छोटे सहकर्मी ने उसके अधूरे काम पूरे किए। इसी बीच 2 रूसी क्रांति के बाद फिनलैंड को उसकी स्वतंत्रता 1917 में मिल ही गई। सो कांग्रेचुलेशन फिनलैंड। Congratulations! 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 Congratulations. Congratulations! Congratulations. 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 Congratulations! Congratulations. Congratulations! But not for you, Nokia. You see, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिशेलिन के द्वारा खड़ी गई नोकिया कंपनी दिवालिया होने के करीब थी, जिसे बचने के लिए इसके नोकिया बिजली व्यवसाय को पोलैंड के फिनिश रबर वर्क्स को बेच दिया गया। इसी तरह 1918 में एडवर्ड पोलॉन ने पहली बार नोकिया कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया। उल्रिक विल्हेम एडवर्ड पोलॉन और इन शॉर्ट एडवर्ड पोलॉन एक पोलिश मूल का फिनिश बिजनेस लीडर था, जिसका जन्म 16 जून 1861 को नस्तोला में हुआ था। पोलॉन के नेतृत्व में ही फिनलैंड में रबर उद्योग की शुरुआत हुई। मजेदार बात यह थी कि लियो मिशेलिन की तरह ही एडवर्ड पोलॉन भी राजनीति में शामिल था। जैसा कि हम जानते हैं, जब फिनलैंड रूसी साम्राज्य के साथ था, तब रूसी साम्राज्य ने फिनलैंड का रसिफिकेशन शुरू कर दिया, जिसका विरोध एडवर्ड पोलॉन ने केगल जैसे रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर किया और इसकी वजह से उससे 1916-17 के बीच में रूस डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन पोलॉन की कहानी स्टार्ट होती है 1898 से, जब उसने सुओमेन टुमेतेहदस और अंग्रेजी में बोले तो फिनिश रबर वर्क्स की स्थापना में भाग लिया, जो कि ग्लोसेस एक तरह के जूते और अन्य रबर उत्पादों को बनाती थी। अगले वर्ष वो कंपनी के डिप्टी मैनेजर बन गया और 1904 में एडवर्ड पोलॉन ने अपने कारखाने को उस शहर में स्थापित करने का फैसला लिया, जिसका नाम था गैस्टेड्राइट नोकिया। पोलैंड चाहता था कि उसके कारखाने से निकले उत्पाद रूसी कंपटीटरों के उत्पादों से अलग पहचाने जाए और सबसे बेस्ट रास्ता यह था कि अपने ब्रांड को एक लोकल आउटलुक दे दिया जाए, बोले तो वोकल फॉर वोकल। तो ब्रांडिंग के लिए उसने उस शहर का नाम चुना जहां कंपनी के कारखाने आधारित थे और वो ब्रांड का नाम था नोकियन फुटवेयर। शुरुआत में कंपनी को चलाने में पोलैंड को काफी फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नतीजतन कार्ल अल्फ्रेड लोहेइमो के नेतृत्व में बोर्ड के कई सदस्यों ने पोलैंड को सीए के रूप में बाहर करने का मन बना लिया, लेकिन चैट पोलैंड ने लोहेइमो और उसके दोस्तों के शेयरों को खरीद कर विवाद को वहीं निपटा दिया। एज ए रिजल्ट 1915 में वह कंपनी का बहुसंख्यक शेयरधारक बन गया। नोकिया कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण के बाद पोलैंड के पास अब 3 कंपनियां थी, जिनको वह कानूनी कठिनाइयों के चलते ऑफिशियली विलय नहीं कर सकता था। लेकिन
1920 के दशक के शुरुआती समय में पोलैंड के निवेश को व्यावसायिक सफलता मिली, जिसकी वजह से 1921 में तीनों कंपनी का डिफेक्टो समूह बन गया, जिसकी होल्डिंग कंपनी रबर फैक्ट्री थी और इस होल्डिंग कंपनी का सीईओ, मालिक और चेयरमैन ऑफ बोर्ड था पोलैंड। लकवा के चलते नवंबर 1929 में पोलैंड को सुओमन कुमितेतास सीए के रूप में इस्तीफा दे दिया और 30 सितंबर 1930 को हेलसिंकी के काइवोपुइस्तो में पोलैंड की मृत्यु हो गई। 1932 में रबर कंपनी सुओमन कुमितेतास ने 1912 में आर्विड विकस्ट्रॉम द्वारा स्थापित की गई सुओमन पापिलितेतास, अंग्रेजी में बोले तो फिनिश केबल वर्क्स को खरीद लिया। इसकी वजह से यह कंपनी अब बिजली की केबल, टेलीफोन और टेलीग्राफ बनाने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हारे हुए फिनलैंड द्वारा जीते हुए सोवियत संघ को युद्ध की क्षतिपूर्ति करनी थी। क्षतिपूर्ति के रूप में फिनलैंड को कई चीजें सोवियत संघ को देनी थी, जिसमें से केबल की आपूर्ति भी एक थी। इसके लिए फिनिश केबल वर्क्स की मदद ली गई। इससे कंपनी को बढ़त और सोवियत बाजार पर एक पैर जमाने का मौका मिला। 1967 में आखिरकार इन सभी कंपनियों का आधिकारिक रूप से नोकिया कॉर्पोरेशन में विलय हो गया और आज के नोकिया कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ, जिसके उत्पाद सूची में बाइक के टायर, रबर के जूते, टीवी और फिनिश सेना के लिए गैस के मास्क तक थे। नोकिया, जो कि हद से ज्यादा डाइवर्सिफाई था, अपने आप को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहता था और यही वजह थी कि 1990 के दशक में उसने बड़े पैमाने पर टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग पर ध्यान केंद्रित किया। अक्टूबर 1998 तक आते आते नोकिया दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन ब्रांड बन चुका था और आने वाले एक दशक तक यह दर्जा बरकरार रहा। नोकिया 1995 में $1 बिलियन लाभ कमा रही थी, जो 1999 तक लगभग $4 बिलियन हो गया था। 2003 में नोकिया ने नोकिया 1100 लॉन्च किया, जो कि आज तक सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन था। ऐसा लगता था कि नोकिया वो अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसे कोई नहीं रोक सकता। This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Apple CEO Steve Jobs unveiling what many are calling a revolutionary new product, the iPhone. The big attraction here right now is encased in that plastic tube back there, surrounded by an admiring crowd. It's Apple's combination iPod, cell phone, and internet device. It's a sleek aluminum and stainless steel creation. A cell phone doesn't have any buttons, just a touch screen. It delivers the next generation of what I think people want, and I think Apple's ability to anticipate over time is really important. Just the way the iPod changed the way we think of music, Apple's phone may change the way we think of cell phones. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. If you like this video, please give it a thumbs up. If you don't like it, press dislike. Share this video, subscribe to my YouTube channel and follow me on other social media. If you are interested in more topics, then take a look on my other channels and related social media. For more information, check description. Peace.